हेलो बच्चों, देखिए आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में जैक बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स का फर्स्ट बुक में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम 2025 में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 1 नंबर है, अंतिम वस्तु एवं मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर है। अंतिम वस्तु यानी फाइनल गुड्स और मध्यवर्ती वस्तु यानी बीच का वस्तु इंटरमीडिएट गुड्स। ये क्वेश्चन परीक्षा में ना 2-3 बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हम पहले लिए हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, अंतिम वस्तु एवं मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर है। अंतिम वस्तु यानी इसका प्रयोग उपभोक्ता अंतिम रूप में करेगा, इससे कोई नया वस्तु नहीं बनेगा, इससे नया पूंजी का निर्माण भी नहीं होगा। जब नया वस्तु नहीं बनेगा तो नया पूंजी भी निर्माण नहीं होगा। और दूसरा तरफ है मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती मतलब बीच का वस्तु, जिसका प्रयोग उत्पादक नया वस्तु बनाने के लिए फैक्ट्री में करता है कच्चा माल के रूप में, जिससे आगे नया वस्तु बनेगा और नया पूंजी का निर्माण भी होगा। पढ़ के देखिए, दोनों को पहले बांट देना है। पहले तो हेडिंग देना है, अंतिम वस्तु एवं मध्यवर्ती वस्तु में अंतर, फिर बांटना है। एक तरफ अंतिम वस्तु, दूसरा तरफ मध्यवर्ती वस्तु। पहला अंतर, वह वस्तु जिसका प्रयोग उपभोक्ता अंतिम उपभोग के लिए करते हैं उसे अंतिम वस्तु कहते हैं। इधर वह वस्तु जिसका प्रयोग उत्पादक नए वस्तुओं के निर्माण के लिए करते हैं उसे मध्यवर्ती वस्तु बीच का वस्तु कहते हैं। आगे पढ़िए, यह आगे किसी वस्तुओं की उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। इधर यह आगे नए वस्तुओं की उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेता है। आगे है, इससे पूंजी का निर्माण नहीं हो सकता है। इधर इससे पूंजी का निर्माण हो सकता है। यही दोनों में अंतर है। ठीक है, बहुत ईजी है। जैसे कुर्सी, मोबाइल, पंखा, खाद्य सामग्री, खाने पीने का सामान, फल, सब्जी, ये अंतिम वस्तु है, इसका हम लोग अंतिम उपयोग करते हैं। इससे कोई नया वस्तु नहीं बनता है, ये फाइनल है। इससे पूंजी का निर्माण नहीं होगा, आगे उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। और इधर जो है दाएं साइड, जैसे गन्ना, कपास, गेहूँ। गन्ना से चीनी बनता है, कपास से कपड़ा बनता है, गेहूँ से आटा रोटी बनता है। ठीक है, तो ये सब बीच का वस्तु है। गन्ना, कपास, गेहूँ जो है ना, बीच का वस्तु है। इससे आगे नया वस्तु बनेगा, यह उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेगा और नया पूंजी का निर्माण भी होगा। ठीक है, आगे पढ़िए। सवाल नंबर 2 है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन तो कितना बार पूछा है, क्वेश्चन में खोलिएगा ना, ये क्वेश्चन बहुत बार दिया गया, बहुत बार। ठीक है, बहुत बार, कम से कम अभी तक में 2009 से लेकर के 2024 तक में कम से कम 7-8 बार पूछ चुका है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर। देखिए, व्यष्टि शब्द का मतलब सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, यानी अर्थशास्त्र का वह शाखा जिसमें आसपास का आर्थिक क्रिया यानी आय रोजगार का अध्ययन सूक्ष्म व्यक्तिगत छोटे स्तर पर किया जाता है। जैसे एक परिवार के बारे में, एक उपभोक्ता के बारे में, एक बाजार के बारे में, एक उत्पादक के बारे में, एक फैक्ट्री उद्योग के बारे में, इस तरह से एक वस्तु की कीमत के बारे में। लेकिन समष्टि का मतलब होता है विशाल या व्यापक या बड़ा, यानी जब पूरा देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आर्थिक क्रिया यानी आय रोजगार का अध्ययन बड़े सामूहिक स्तर पर किया जाएगा तो उसको बोलेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे देश का कुल आय मतलब राष्ट्रीय आय, देश का कुल उत्पादन, किसान का, उद्योग का, देश का कुल रोजगार, देश का कुल मांग यानी कुल खरीदारी, देश का कुल पूर्ति यानी कुल बिक्री, ये सब पढ़ा जाएगा समष्टि में। चलिए पढ़िए। पहला है, इसका क्षेत्र बहुत सीमित या छोटा होता है। इधर है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक या विशाल होता है। ठीक है, एगो हमारे आसपास का एरिया का अध्ययन करता है और एक पूरा देश का संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। इसीलिए बोला इसका क्षेत्र बहुत सीमित या छोटा होता है और इसका क्षेत्र बहुत व्यापक या विशाल होता है। आगे पढ़िए। इसमें आर्थिक क्रियाओं यानी आय रोजगार का व्यक्तिगत स्तर पर यानी छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है। जैसे व्यक्तिगत परिवार यानी एक परिवार के बारे में, एक परिवार का आय क्या है, बचत क्या है, उपभोग क्या है, रोजगार क्या है। व्यक्तिगत फर्म या उद्योग, एक फैक्ट्री में कितना उत्पादन होता है, एक किसान कितना खेती करता है, ये सब इधर होगा। इसमें आर्थिक क्रियाओं यानी आय रोजगार का संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर सामूहिक रूप में यानी बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल मांग, कुल पूर्ति, कुल बिक्री, कुल खरीदारी, ये सब। आगे पढ़िए। आगे है, इसमें बाजार में किसी एक वस्तु के कीमत के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का मेन सिद्धांत बाजार है और बाजार में कोई वस्तु का दाम तय कैसे होगा ये पढ़ा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में।
इधर है, इसमें किसी वस्तु के सामान्य कीमत स्तर के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी पूरा संपूर्ण अर्थव्यवस्था में, पूरा देश में कोई वस्तु की कीमत कितना है उसको बोलेंगे सामान्य कीमत स्तर, वो पढ़ा जाएगा समष्टि में। और किसी बाजार में कोई वस्तु का व्यक्तिगत कीमत कितना है, अलग बाजार में उस वस्तु का दाम कितना है, ये पढ़ा जाएगा व्यष्टि में। इधर है, इससे संक्षेप में कीमत का सिद्धांत कहते हैं। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का मेन पार्ट बाजार होता है और बाजार का मेन सिद्धांत कीमत को तय करना होता है, इसलिए इसको संक्षेप में कीमत का सिद्धांत कहते हैं। इसके मुख्य उपकरण मांग एवं पूर्ति है। यानी बाजार में जो दाम तय होता है ना, वो खरीद बिक्री से होता है। कोई वस्तु का कितना खरीदारी है, कितना बिक्री है, यानी कितना मांग पूर्ति है, उस तरह से कीमत तय होगा। जैसे कोई वस्तु का मांग ज़्यादा है पूर्ति से तो दाम अधिक तय होगा, और यदि मांग कम है पूर्ति ज़्यादा है तो फिर दाम कम तय होगा। इस तरह से पढ़ा जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में। इधर है, इसे संक्षेप में आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। क्यों? क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र का मेन पार्ट संपूर्ण अर्थव्यवस्था। संपूर्ण अर्थव्यवस्था कौन चलाएगा? सरकार। सरकार क्या बनाएगा? योजना। योजना बनाकर क्या करेगा? देश के लोग को आय रोजगार देगा, देश के लोग को आय रोजगार से जोड़ना चाहेगा। इसके मुख्य उपकरण होते हैं सामूहिक मांग एवं सामूहिक पूर्ति। यानी देश का कुल मांग और कुल पूर्ति कितना है, कुल खरीदारी, कुल बिक्री कितना है, कुल उत्पादन कितना है, इस तरह से देश में आय रोजगार तय होगा। और बाजार में कितना मांग पूर्ति है, उस तरह से बाजार में दाम तय होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, 3 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को बताइए। क्या बोला? किसी अर्थव्यवस्था का 3 केंद्रीय समस्याओं को बताना है। देखिए, प्रत्येक अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं होती है जो निम्नलिखित है। पहला होता है क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। दूसरा होता है उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरा होता है उत्पादन किसके लिए किया जाए। समझिएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था का 3 केंद्रीय समस्या होता है। पहला है क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। इसका मतलब इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का चयन करेंगे, यानी उत्पादन का चयन करेंगे कि कौन सी वस्तुओं सेवा का उत्पादन किया जाए जिससे लोगों को अधिकतम संतुष्टि मिले, उसका अधिकतम आवश्यकता पूरा हो। ठीक है, इसमें पहला वस्तु सेवा का चयन करेंगे कि कौन सी वस्तु सेवा उत्पादन किया जाए। दूसरा है उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए मतलब उत्पादन किस तरीका से किया जाए, उत्पादन किस तकनीक से किया जाए, यानी उत्पादन की तकनीक का चयन करना दूसरा होता है। उत्पादन कैसे किया जाए माने किस तरीका से, किस तकनीक से किया जाए। तीसरा है उत्पादन किसके लिए किया जाए। किसके लिए माने उत्पादन को बेच के जो आय, मुद्रा राशि, संसाधन प्राप्त होगा उसको उत्पादन प्रक्रिया में विभिन्न व्यक्तियों के बीच बंटवारा करेंगे, वितरण करेंगे। क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में बहुत सारा लोग मिल के काम किया था, बहुत सारे लोग हमको सहयोग दिया था, हमको हेल्प किया था। तो उत्पादन को बाजार में बेचने से प्राप्त आय को, संसाधन को विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण करना होगा। ठीक है, यानी संसाधनों या आय का वितरण करना। ठीक है, यही अर्थव्यवस्था का 3 केंद्र समस्या है। आगे पढ़िए। चौथा है उपयोगिता की क्या विशेषताएं हैं। उपयोगिता मतलब यूटिलिटी। देखिए, प्रत्येक वस्तु का ना एक उपयोग होता है। प्रत्येक वस्तु के अंदर मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई उपयोगिता होता है, कोई ना कोई उपयोग होता है उसका। ठीक है, जैसे दवाई खाएं दर्द मिट गया, भोजन खाएं भूख मिट गया। तो भोजन में भूख मिटाने का, दवाई में दर्द मिटाने का उपयोगिता है, उपयोग है, उसका एक गुण हुआ। ठीक है, तो उपयोगिता मतलब किसी वस्तु या सेवा के अंदर छुपा हुआ वह संतुष्टि गुण जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करता है, उसे उपयोगिता कहते हैं। तो उपयोगिता की क्या विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। इसका मतलब उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। इसका मतलब हुआ उपयोगिता ना मनुष्य की मानसिक दशा पर निर्भर करता है, मनुष्य का मेंटलिटी पर निर्भर करेगा कि मनुष्य किस सिचुएशन में है, उस तरह से वस्तु को उपयोगिता बनेगा। यदि भूखा है तो सामने रखा भोजन उसके लिए अधिक उपयोगी होगा, अधिक उपयोगिता देगा। और यदि पेट भरा हुआ है मनुष्य का तो सामने रखा हुआ भोजन उसके लिए कम उपयोगी होगा, उपयोगिता कम देगा। ठीक है, इस तरह से गाड़ी में पेट्रोल है तो फिर उतना जरूरत नहीं है, जो सामने रखा हुआ पेट्रोल है वो उपयोग कम है। लेकिन गाड़ी में टंकी में पेट्रोल नहीं है तो फिर पेट्रोल बहुत उपयोगी हो जाएगा। यानी हम किस सिचुएशन में, मेरा मेंटलिटी कैसा है, उस तरह से उपयोगिता बनेगा कि हम किस परिस्थिति में हैं। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, अर्थात उपयोगिता का कम या अधिक होना मनुष्य की मानसिक दशा पर निर्भर करती है कि मेरा मेंटलिटी, मेरा मानसिक दशा कैसा है। दूसरा है उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है। व्यक्तिपरक माने सबके लिए अलग अलग, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। कोई दही खाता है तो कोई दही नहीं खाता है, कोई करेला की सब्जी खाता है तो कोई करेला नहीं खाता है, इस तरह से। ठीक है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसको कलम कॉपी का जरूरत है, कोई पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है तो फिर उसको कलम कॉपी की जरूरत नहीं है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगिता अलग अलग होगा, व्यक्तिपरक होगा। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है जो विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। आगे पढ़िए 3 नंबर,
उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, मतलब उपयोगिता समय एवं स्थान के साथ बदलती रहती है। सापेक्षिक माने कि हम एक कलम लेकर चल गए मंदिर, तो उस मंदिर में कलम का कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसी कलम को लेकर चले आए स्कूल कॉलेज में, ट्यूशन में, तो फिर जरूरत है, आवश्यकता है, उसका उपयोगिता है। इस तरह से जैसे गर्मी के दिन में हम लोग स्वेटर नहीं पहनते हैं और उसी स्वेटर को हम ठंडा में पहनते हैं, तो गर्मी में स्वेटर उपयोगिता नहीं दिया, ठंडा में दे रहा है। गर्मी में आइसक्रीम खूब खाएं, आइसक्रीम गर्मी में उपयोगिता दिया, संतुष्टि दिया, लेकिन ठंडा में नहीं खा रहे हैं, तो ठंडा में आइसक्रीम का उपयोगिता नहीं है, हमको उपयोगिता नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उपयोगिता समय एवं स्थान के साथ बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। आगे है, उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती है। इसका मतलब उपयोगिता किसी के कहने से कम बेसी नहीं होगा। उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती है। इसका मतलब कोई व्यक्ति बोलता है कि हम शराब पीते हैं, दूध नहीं पीते हैं, शराब में उपयोगिता है, दूध में उपयोगिता नहीं है, ये नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति बोलेगा कि हम दूध पीते हैं, शराब नहीं पीते हैं, तो शराब में उपयोगिता नहीं है, दूध में उपयोगिता है, दोनों बात गलत है। उपयोगिता शराब में भी है, उपयोगिता दूध में भी है। अंतर इतना है कि शराब में नेगेटिव उपयोगिता है, क्योंकि शराब पीने से कुछ अच्छा नहीं होगा, खराब होगा मेरे शरीर में, कैंसर होगा, लेकिन दूध पीने से अच्छा होगा, मेरे शरीर में कुछ अच्छा होगा, कुछ पॉजिटिव उपयोगिता है, हमको ताकत मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, ठीक, विटामिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, यानी उपयोगिता प्रत्येक वस्तु में होता है। उपयोगिता शराब में भी है, उपयोगिता दूध में भी है। ठीक है, किसी में उपयोगिता कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में उपयोगिता पॉजिटिव होता है, किसी में उपयोगिता नेगेटिव होता है, लेकिन होता जरूर है। उपयोगिता किसी के बोलने से प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, आगे पढ़िए, सब समझ में आएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में संबंध लिखिए। सीमांत उपयोगिता मतलब इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी यानी MU, एवं कुल उपयोगिता मतलब टोटल यूटिलिटी यानी TU में संबंध यानी रिलेशन लिखना है। ठीक है, पहले ग्राफ समझिए। देखिए ये MU और TU में संबंध का ग्राफ है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी एवं टोटल यूटिलिटी MU TU सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में संबंध का ये ग्राफ है। इसको पहले बनाइएगा। ठीक है, ग्राफ को बढ़िया से देखिए। ग्राफ में क्या है कि सीमांत उपयोगिता MU पहले पॉजिटिव होती है, फिर घटकर 0 होती है, फिर बाद में नेगेटिव हो जाती है। और कुल उपयोगिता TU जो है टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ती है, फिर अधिकतम होती है और अंत में घटने लगती है। ठीक है, इस तरह से दोनों में रिलेशन है। देखिए MU जब तक पॉजिटिव रहता है तब तक TU जो है ना वो घटते क्रम में बढ़ता है, घटते दर से बढ़ती है। जब MU घटकर 0 हो जाती है तब TU जो है वो अधिकतम होती है, सबसे पीक पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, अधिकतम होती है। आगे अंतिम में जब MU घट के नेगेटिव हो जाती है तब TU भी घटने लगती है। ठीक है, यही दोनों में संबंध है। पढ़िए MU एवं TU में संबंध। पहला है, जब तक सीमांत उपयोगिता MU धनात्मक रहती है तब तक कुल उपयोगिता TU घटते हुए दर से बढ़ती है। ठीक, दूसरा है, जब सीमांत उपयोगिता MU शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता TU अधिकतम होती है। तीसरा है, जब सीमांत उपयोगिता MU ऋणात्मक नेगेटिव हो जाती है तब कुल उपयोगिता TU घटने लगती है। बस यही 3 संबंध है दोनों में। ठीक है, देखिए बढ़िया से फिगर देख लीजिए, पहले फिगर बनाइएगा, फिर फिगर देख के तीनों संबंध लिख दीजिएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, सामान्य एवं घटिया वस्तुओं के अर्थ बताइए। यानी सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु में क्या अंतर है, दोनों का क्या अर्थ है। देखिए सामान्य वस्तु मैंने श्रेष्ठ वस्तु, उच्च कोटि का वस्तु, और घटिया वस्तु मतलब निम्न कोटि का वस्तु, जो फुटपाथ में या हटिया में मिलता है कम कीमत पर, कम क्वालिटी का, जिसका इनकम कम होता है उसको मजबूरी में ये वस्तु खरीदना पड़ता है, घटिया वस्तु को। ठीक है, तो सामान्य वस्तु मैंने श्रेष्ठ वस्तु, उच्च कोटि का वस्तु। इसमें होगा क्या, जब व्यक्ति का इनकम ज़्यादा होगा तब वह सामान्य श्रेष्ठ वस्तु का मांग अधिक कर सकता है, और जब व्यक्ति का इनकम कम हो जाएगा, आय कम हो जाएगा, तब वह सामान्य श्रेष्ठ वस्तु का मांग कम कर सकता है, तब उसके स्थान पर घटिया वस्तु का मांग वो करेगा। ठीक है, यानी सामान्य वस्तु मतलब होता है वह वस्तु जिसकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ बढ़ती है और आय घटने के साथ कम होती है, सामान्य वस्तुएं कहलाती है। यानी इसमें उपभोक्ता की आय एवं मांग के बीच धनात्मक प्रत्यक्ष संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। मतलब उपभोक्ता का जिस तरह आय होगा उसी तरह सामान्य वस्तु का मांग होगा, श्रेष्ठ वस्तु का मांग कर पाएगा। आय ज़्यादा तो मांग ज़्यादा कर पाएगा, आय कम तो मांग कम कर पाएगा। ठीक है, अब पढ़िए घटिया वस्तु का। घटिया वस्तु मैंने वही बोले निम्न कोटि का वस्तु, जो फुटपाथ में या हटिया में बिकता है कम कीमत पर, कम क्वालिटी का, जिसका इनकम कम होता है उसको मजबूरी में खरीदना पड़ता है।
यानी वह वस्तु जिसकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ घटती है और आय घटने के साथ अधिक होती है घटिया वस्तुएं कहलाती है। यानी इसमें उपभोक्ता की आय एवं मांग के बीच ऋणात्मक विपरीत संबंध होता है, इसमें उल्टा संबंध होगा। ठीक है, आय यदि ज़्यादा होगा तब वह सामान्य वस्तु खरीदेगा, घटिया वस्तु का मांग कम करेगा, और यदि आय कम हो गया तब वह सामान्य वस्तु खरीद कम पाएगा, तब उसके स्थान पर घटिया वस्तु खरीदना पड़ेगा, घटिया वस्तु अधिक खरीदेगा। इसमें उल्टा संबंध होगा। ठीक है, आय और मांग के बीच। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 7 है, 7 नंबर क्वेश्चन। स्थानापन्न वस्तु एवं पूरक वस्तु में अंतर बताइए। स्थानापन्न वस्तु एवं पूरक वस्तु में अंतर बताइए। स्थानापन्न वस्तु मतलब होता है वैसा दो वस्तु जिसका प्रयोग मनुष्य एक दूसरे के बदले में करता है, एक दूसरे के स्थान में करता है। जैसे चाय के बदले कॉफ़ी, कॉफ़ी के बदले चाय, गुड़ के बदले चीनी, चीनी के बदले गुड़, इस तरह से। पेप्सी, पेप्सी के बदले कोको कोला, कोको कोला के बदले पेप्सी, इस तरह से। ठीक है, अब पूरक वस्तु मतलब होता है वैसा दो वस्तु जिसका प्रयोग मनुष्य एक साथ करता है। पूरक माने एक साथ, जैसे कार के साथ पेट्रोल, कलम के साथ स्याही, जूता के साथ मोजा, इस तरह से। पढ़िए, स्थानापन्न वस्तु वह वस्तुएं जिसका प्रयोग मनुष्य एक दूसरे के बदले में करते हैं उसे स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जैसे चाय कॉफ़ी, गुड़ चीनी, कोको कोला पेप्सी कोला आदि। इसमें एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसके स्थान पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, स्थानापन्न वस्तु में क्या होगा, एक वस्तु का जब दाम बढ़ जाएगा ना तो कस्टमर मनुष्य उसके स्थान पर क्या करेगा, दूसरा वस्तु का मांग करने लगेगा, दूसरा का मांग बढ़ जाएगा। अब आते हैं पूरक वस्तु में। पूरक माने एक साथ, वह वस्तुएं जिसका प्रयोग मनुष्य एक साथ करता है उसे पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे कार के साथ पेट्रोल, कलम के साथ स्याही, जूता के साथ मोजा, ये सब होगा। ठीक है, इसमें एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग घट जाती है। कैसे, जब कार का दाम बढ़ जाएगा तो आदमी कार कम खरीद पाएगा तो पेट्रोल भी कम खरीदेगा। ठीक है, यानी कार का कीमत बढ़ गया तो पेट्रोल कम बिकेगा। क्योंकि कार का कीमत बढ़ा है, मोटरसाइकिल का दाम बढ़ गया है तो कार मोटरसाइकिल शोरूम में कम बिकेगा, जिसके चलते पेट्रोल पंप में पेट्रोल कम बिकेगा। यानी इसमें एक का दाम बढ़ जाएगा तो दूसरा का मांग कम होगा। क्योंकि एक खरीद के क्या करेंगे, यदि एक सस्ता भी मिल रहा है तो ले क्या करेंगे, दोनों का उपयोग साथ में होता है जो। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। अगला सवाल है 8 नंबर, मांग के नियम बताइए, इसकी क्या मान्यताएं हैं। मांग का नियम क्या है, इसकी क्या मान्यताएं हैं। देखिए, मांग का नियम मार्शल ने दिया था, प्रोफेसर मार्शल ने। मांग का नियम है अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है और कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। यानी वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच विपरीत नेगेटिव संबंध होता है, जिसके कारण मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है। देखिए, मांग का नियम ये कहता है, मांग माने खरीदारी होता है, मांग माने खरीदारी। तो उसका नियम है कि जब कोई वस्तु का कीमत बढ़ जाता है तो उपभोक्ता उसे कम खरीद पाता है या कम खरीदता है, और जब कीमत घट जाता है तो उपभोक्ता उसको अधिक खरीदता है। यानी कीमत और खरीदारी में उल्टा संबंध है, दाम ज़्यादा तो कम खरीदारी, दाम कम तो अधिक खरीदारी। इसीलिए इसका जो ग्राफ होगा ना वो बाएं से दाएं नीचे गिरेगा। ठीक है, अब इसका कुछ मान्यताएं हैं। ये जो बात लागू होगा ना कि कीमत बढ़ने से मांग कम होगा, कीमत घटने से मांग अधिक होगा, ये बात लागू तब होगा, इसका कुछ मान्यताएं हैं। पहला है, संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी हम जिस वस्तु का मांग के बारे में बात कर रहे हैं उससे संबंधित कोई दूसरा वस्तु है तो उसका दाम कम बेसी नहीं होगा, तभी ये नियम लागू होगा। यानी इससे संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे है दूसरा बात, उपभोक्ता की आय स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि उपभोक्ता का आय बढ़ जाएगा तो कीमत बढ़ने पर भी तो मांग अधिक करेगा, और यदि उपभोक्ता का आय कम है तो कीमत घटने पर भी मांग कम कर पाएगा। इसलिए बोला कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा है, उपभोक्ता की रुचि, पसंद, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि उपभोक्ता की रुचि बढ़ जाएगा, फैशन पसंद बढ़ जाएगा तो फिर कीमत अधिक होगा फिर भी खरीदेगा, और यदि रुचि नहीं है, पसंद नहीं है तो कीमत कम होने पर भी नहीं खरीदेगा, कम कर देगा। इसलिए बोला कि उपभोक्ता की रुचि, पसंद, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आगे है, भविष्य की संभावित कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी भविष्य में उस वस्तु का कीमत में परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, तब ये नियम लागू होगा। इसी को बोलेंगे मान्यताएं, मतलब शर्त, आवश्यक शर्त। ठीक है, आगे चलिए। आगे है, जनसंख्या स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जनसंख्या यदि बढ़ गया तो कीमत बढ़ने पर भी अधिक मांग होगा, और जनसंख्या घट गया तो कीमत घटने पर भी मांग अधिक नहीं होगा, मांग कम होगा। इसलिए बोलता है कि जनसंख्या स्तर, भविष्य की संभावित कीमत, उपभोक्ता की रुचि, पसंद, उपभोक्ता की आय, संबंधी वस्तु कीमत, ये सब में कोई परिवर्तन
नहीं होना चाहिए। ये सब बात स्थिर रहेगा तब मांग का नियम लागू होगा, मांग का नियम लगेगा। आगे चलिए, आगे है पूर्ति का नियम। सेम टू सेम पूर्ति का नियम है, ठीक है। पूर्ति कौन करता है? विक्रेता। मांग क्रेता। मांग जो पढ़े भी मांग का नियम वो क्रेता के पक्ष में पढ़े। अब पढ़ना है पूर्ति का नियम। पूर्ति मैंने बिक्री, बाजार में जो बिक्री करता है पूर्ति वो करता है विक्रेता। तो बोलिए, अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति बढ़ जाती है, एवं कीमत में कमी होने पर उसकी पूर्ति घट जाती है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के बीच धनात्मक सीधा संबंध होता है, जिसके कारण पूर्ति वक्र का ढाल बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। बात समझिएगा। पूर्ति माने बिक्री, तो जब कोई वस्तु की कीमत बढ़ेगा तो दुकानदार अधिक बेचने खोजेगा क्योंकि उसको अधिक लाभ प्राप्त होगा, और जब कीमत घट जाएगा तो दुकानदार बेचना कम चाहेगा, तब वो स्टॉक कर देगा क्योंकि इसमें उसको लाभ कम होगा। यानी कीमत के साथ बिक्री का संबंध जो है वो सीधा है। दाम ज़्यादा अधिक बिकेगा, अधिक बेचना चाहेगा, और दाम कम तो कम बेचना चाहेगा, ठीक है, सीधा संबंध है। तो ग्राफ जाएगा ऊपर की ओर। देखिए उदाहरण के लिए, उदाहरण समझिएगा। कीमत 5 रुपया है तो दुकानदार पूर्ति करने के लिए तैयार है 50, यानी कीमत 5 है तो पूर्ति है 50। जब कीमत बढ़ के 10 हो गया तो पूर्ति करने के लिए तैयार हो गया 100, ठीक है। यानी कीमत कम तो पूर्ति कम, कीमत ज़्यादा पूर्ति ज़्यादा। ग्राफ समझिए, ग्राफ ग्राफ देखिए, ग्राफ में देखिए वही है, कीमत ज़्यादा हो रहा है तो पूर्ति अधिक हो रहा है, कीमत कम हो रहा है तो पूर्ति भी कम हो रहा है, दोनों में सीधा संबंध है, ठीक है। हायर द प्राइस देन सप्लाई हायर होगा, और लोअर द प्राइस देन लोअर द सप्लाई, ठीक है। कम पूर्ति कम कीमत पे होगा और अधिक पूर्ति करेगा अधिक कीमत पे, ठीक है। दोनों में सीधा संबंध है। आगे पढ़िए, अगला सवाल है 10 नंबर। उत्पादन फलन की क्या विशेषताएं हैं? उत्पादन फलन का क्या विशेषताएं हैं? पहले समझिए उत्पादन फलन है क्या। देखिए, कोई वस्तु का उत्पादन करने के लिए ना विभिन्न उत्पत्ति के साधनों जैसे भूमि, श्रमिक, पूंजी, मशीन, कच्चा माल इत्यादि का जरूरत पड़ता है। तो बोलता है उत्पादन और उत्पत्ति के साधनों के बीच के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। कोई वस्तु का उत्पादन कितना होगा और वह निर्भर करता है उत्पत्ति के साधनों पर, दोनों के बीच के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। तो पहला बात होगा विशेषता इसका, उत्पादन फलन उत्पादन एवं उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक मात्रात्मक संबंध को बताता है कि कितना उत्पत्ति के साधन का प्रयोग करेंगे तो उससे कितना उत्पादन होगा। दोनों के बीच फलनात्मक संबंध को, मात्रात्मक संबंध को बताता है उत्पादन फलन। आगे पढ़िए, पॉइंट नंबर 2, 2 नंबर पॉइंट है, उत्पादन फलन में उत्पादन एवं उत्पत्ति के साधनों की कीमतों का कोई समावेश नहीं होता। इसका मतलब उत्पादन फलन में ना सिर्फ यही जिक्र होगा कि कितना उत्पत्ति के साधन लगाएंगे तो उत्पादन कितना होगा। यह जिक्र नहीं होगा कि उत्पत्ति के साधन को हम कितना में खरीदे थे, उसका कीमत कितना था, उत्पादन को हम कितना कीमत में बेचे, ये जिक्र नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ यही जिक्र होगा कितना उत्पत्ति के साधन लगाएं तो उत्पादन कितना हुआ, बस, ठीक है। उत्पादन का, उत्पत्ति के साधनों का, इसके कीमत का कोई जिक्र नहीं होगा, कोई समावेश नहीं होगा, कीमत शामिल नहीं होगा। आगे है 3 नंबर, उत्पादन फलन का संबंध एक समय अवधि से होता है, अर्थात समय अवधि बदलने पर उत्पादन फलन भी बदल जाता है। जैसे कि अल्पकाल में अल्पकालीन उत्पादन फलन एवं दीर्घकाल में दीर्घकालीन उत्पादन फलन होता है। बात समझिएगा। देखिए, उत्पादन फलन का संबंध एक निश्चित समय अवधि से होता है, और समय अवधि बदलेगा तो उत्पादन फलन भी चेंज होगा। जैसे कि यदि आपके पास टाइम कम है तो कम टाइम में क्या कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ाने के लिए आप एक्स्ट्रा लेबर लगा दीजिएगा, एक्स्ट्रा कच्चा माल लगा दीजिएगा। लेकिन कम टाइम में बिल्डिंग एक्स्ट्रा बनाना, मशीन एक्स्ट्रा लगाना, ठीक है, जमीन एक्स्ट्रा खरीदना ये संभव नहीं है। यानी अल्पकाल में क्या होगा, कुछ साधन परिवर्तनशील होगा और कुछ साधन स्थिर रहेगा। इसी तरह का दीर्घकाल होगा, ठीक है। तो दीर्घकाल में क्या होगा, टाइम ज़्यादा है, तो दीर्घकाल में जब टाइम ज़्यादा होगा तो यहाँ पर अधिक टाइम होने से आप लेबर, कच्चा माल के साथ साथ बिल्डिंग को, मशीन को, जमीन को, सबको चेंज कर सकते हैं। तब आपका पूंजी बढ़ जाएगा। दीर्घकाल में, लंबा टाइम में बिजनेस करते करते पूंजी बढ़ जाएगा और टाइम भी ज़्यादा मिल रहा है तो आप सबको चेंज कर सकते हैं। दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। वही बोल रहा है कि समय अवधि बदलने पर उत्पादन फलन बदल जाता है। अल्पकाल में अल्पकालीन, दीर्घकाल में दीर्घकालीन उत्पादन फलन होगा। पॉइंट नंबर 4 है, जब कोई उत्पादक अपने उत्पादन फलन के कुछ साधनों को स्थिर रखता है एवं कुछ को परिवर्तित कर पाता है तब उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन या परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, सब चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा अल्पकाल में, क्योंकि टाइम कम है। आगे बढ़िए, 5 नंबर, जब कोई उत्पादक अपने उत्पादन फलन के सभी साधनों को परिवर्तित कर लेता है तब उसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन या पैमाने का प्रतिफल नियम कहते हैं। देखिए, जब दीर्घकाल होगा, टाइम ज़्यादा रहेगा तो उत्पादक अपना उत्पादन फलन का सभी साधन को परिवर्तित कर पाएगा।
तो उत्पादन का पूरा पैमाना चेंज हो जाएगा, उत्पादन का पूरा माप, पूरा पैमाना चेंज हो जाएगा, इसलिए उसको बोलेंगे पैमाने का प्रतिफल नियम। ठीक है, आगे पढ़िए। अगला सवाल है 11 नंबर क्वेश्चन है 11। एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल के बीच अंतर बताइए। देखिए, एक साधन के प्रतिफल यानी एक साधन चेंज, बाकी नो चेंज। पैमाने का प्रतिफल माने पूरा पैमाना चेंज, बस यही अंतर है। पढ़िए बढ़िया से। पहला अंतर है, इसमें एक साधन परिवर्तनशील एवं बाकी सभी साधन स्थिर होते हैं। देखिए, एक साधन के प्रतिफल माने एक साधन परिवर्तन होगा, बाकी सब स्थिर रहेगा। इधर है पैमाने का प्रतिफल माने पूरा पैमाना चेंज, यानी उत्पादन का सभी साधन परिवर्तनशील होगा। ठीक है। दूसरा है, यह अल्पकाल में लागू होगा। बोलिए, एक साधन के प्रतिफल माने एक साधन परिवर्तनशील, बाकी साधन स्थिर। ये कब होगा? ये अल्पकाल में होगा, जब टाइम कम है, जब समय कम है, तो फिर हम सभी साधनों को नहीं बदल सकते हैं। कुछ साधन चेंज होगा और कुछ स्थिर रहेगा। ठीक है। इधर बोल रहा है यह दीर्घकाल में लागू होता है। दीर्घकाल में लागू क्यों होता है? क्योंकि पैमाने का प्रतिफल है, पूरा पैमाना को चेंज करने का टाइम अधिक चाहिए, तो ये दीर्घकाल में लागू होगा। दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। आगे पढ़िए। आगे है, इसमें उत्पादन का पूरा पैमाना नहीं बदलेगा, नहीं बदलता है, बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि अल्पकाल में एक चेंज हो रहा है, बाकी स्थिर रह रहा है, तो उत्पादन का पूरा पैमाना नहीं बदल रहा है, सब साधन परिवर्तनशील नहीं हो रहा है। ठीक है। इसमें उत्पादन का पूरा पैमाना बदल जाता है, क्योंकि दीर्घकाल है, टाइम ज़्यादा है, सब साधन परिवर्तनशील हो जाएगा। आगे है, इसमें साधनों के प्रयोग का अनुपात परिवर्तनशील होगा, क्योंकि इसमें सब साधन चेंज नहीं हुआ, जो कुछ चेंज हुआ कुछ चेंज नहीं हुआ, तो सभी साधनों के प्रयोग का जो अनुपात होगा ना, वो परिवर्तनशील अनुपात होगा, मतलब अलग अलग होगा। किसी का प्रयोग ज़्यादा होगा, किसी का प्रयोग कम होगा, क्योंकि कोई चेंज हुआ कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है। इसमें है कि इसमें साधनों के प्रयोग का अनुपात एक समान पाया जाता है, क्योंकि इसमें सब चेंज हुआ, सबका सब चेंज हो गया, तो सब एक अनुपात में सब एक बराबर चेंज हो गया, इसलिए एक समान अनुपात पाया जाएगा इसमें। ठीक है। दीर्घकाल है, सब एक अनुपात में एक जैसा परिवर्तन होगा, कोई कम कोई बेसी इस तरह नहीं होगा। ठीक है। आगे चलिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 पढ़िए। स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर बताइए। क्या बोला? स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में क्या अंतर है? देखिए, नाम से ही तो अंतर है। स्थिर लागत माने फिक्स कॉस्ट और परिवर्तनशील लागत मतलब वेरिएबल कॉस्ट। उत्पादन प्रक्रिया में ना कुछ साधन जो होता है वो स्थिर रहता है प्रत्येक बार, जैसे भूमि, बिल्डिंग, मशीन, ये तो हम बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं ना, ये स्थिर रहता है। लेकिन कुछ साधन होता है जो बार बार चेंज होता है, जिसको हम लोग परिवर्तनशील साधन कहते हैं, जैसे कच्चा माल, लेबर। तो बोलता है कि स्थिर साधन पे जो खर्च हुआ उसको बोलेंगे स्थिर लागत, और जो परिवर्तनशील साधनों पे खर्च हुआ उसको बोलेंगे परिवर्तनशील लागत। पढ़िए। बोल रहा है किसी वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया में स्थिर साधनों पर किए गए कुल खर्चों का जोड़ को स्थिर लागत कहते हैं। जैसे भूमि या बिल्डिंग की किराया, मशीन का लागत, ये सब तो बार बार बदलता नहीं ना है, एक बार प्रयोग होगा, फिक्स रहेगा, तो ये सब का खर्चा फिक्स रहेगा। ठीक है। फिर बोलता है परिवर्तनशील लागत, किसी वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तनशील साधनों पर किए गए कुल खर्चों का जोड़ को परिवर्तनशील लागत कहते हैं। जैसे कच्चे माल पर खर्च, श्रमिक की मजदूरी, आप कच्चा माल लेबर बार बार चेंज करते हैं, कम बेसी लेबर कम बेसी करते हैं, बढ़ाते घटाते हैं, कच्चा माल कम बेसी यूज करते हैं, तो उसका खर्चा भी कम बेसी होगा ना। आगे पढ़िए। दूसरा पॉइंट है, स्थिर लागत उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। आप उत्पादन अधिक कीजिए, कम कीजिए, नहीं कीजिए, खर्चा लगेगा। जैसे हम कोचिंग पढ़ाते हैं, हम 1 बैच पढ़ाएं चाहे 10 बैच पढ़ाएं, रूम भाड़ा उतने लगेगा, स्थिर लागत होगा वो। ठीक है। इधर है परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है, यानी परिवर्तनशील लागत जो होगा ना वो उत्पादन पर डिपेंड करेगा। जैसे बिजली का बिल, तो बिजली का बिल तो यूज पर डिपेंड है ना, अधिक यूज करेंगे बिजली अधिक बिल आएगा, कम करेंगे कम आएगा, नहीं करेंगे नहीं आएगा। ठीक है। यानी उत्पादन के घटने बढ़ने पर स्थिर लागत प्रभावित नहीं होती है, और ये क्या होगा, उत्पादन के बढ़ने घटने पर यह भी घटती बढ़ती है। यानी उत्पादन घटेगा बढ़ेगा तो स्थिर लागत चेंज नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा, लेकिन उत्पादन घटेगा बढ़ेगा तो परिवर्तनशील लागत भी घटेगा बढ़ेगा। ठीक है। लेबर का खर्चा, कच्चे माल का खर्चा, ये कम बेसी होगा, क्योंकि उत्पादन कम बेसी करेंगे ऑटोमेटिक लेबर कच्चा माल कम बेसी होगा। लेकिन उत्पादन कम कीजिए, अधिक कीजिए, नहीं कीजिए, जमीन बिल्डिंग मशीन तो वही है, खर्चा भी वही लगेगा। आगे पढ़िए। उत्पादन स्तर के शून्य होने पर भी यह शून्य नहीं होती है, यानी आप उत्पादन यदि नहीं कीजिएगा तो भी आपको बिल्डिंग का, मशीन का लागत लग जाएगा, भाड़ा लग जाएगा। ठीक है। जैसे हम कोचिंग नहीं पढ़ाएं, कम पढ़ाएं अधिक पढ़ाएं, तो रूम भाड़ा उतनी लगेगा। इधर है उत्पादन स्तर के शून्य होने पर भी यह शून्य हो जाती है, यानी यदि उत्पादन स्तर शून्य हो रहा है तो फिर यह शून्य होगा,
क्योंकि यदि हम बिजली यूज नहीं कर रहे हैं तो बिजली बिल जीरो आएगा। उसी तरह से यदि उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो उत्पादन नहीं करेंगे तो कच्चा माल यूज नहीं करेंगे, लेबर नहीं लगाएंगे तो कच्चा माल लेबर का खर्चा जीरो आएगा। ठीक है, इस तरह से आगे पढ़िए। सवाल नंबर 13 है 13, अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू आकार की क्यों होती है? क्या बोला? अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू आकार की क्यों होती है? ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार दिया है, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा है, बहुत बार। ठीक है, कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू आकार की क्यों होती है, ये प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछा है, बहुत बार पूछा है। देखिए, अल्पकाल में ना सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होता है, कुछ स्थिर होता है, कुछ परिवर्तनशील होता है। यानी सब साधन का प्रयोग का अनुपात एक जैसा नहीं हुआ, किसी का प्रयोग ज़्यादा हुआ जो परिवर्तनशील हुआ, और किसी का प्रयोग कम हुआ जो स्थिर रहा। यानी सब साधन का प्रयोग का अनुपात अलग अलग होता है, जिसको परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं, जिसका 3 अवस्था होता है: साधन के बढ़ते प्रतिफल, साधन के स्थिर प्रतिफल, साधन के घटते प्रतिफल। पढ़िए, अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है, क्योंकि सब साधन चेंज नहीं होता है, सिर्फ परिवर्तनशील साधन ही चेंज होता है। ठीक है, जिसकी 3 अवस्थाएं होती है। पहले जब साधन के बढ़ते प्रतिफल की दशा लागू होती है तब औसत लागत AC एवरेज कॉस्ट घटती भी होती है। देखिए, साधन के बढ़ते प्रतिफल मतलब हम साधन बढ़ा पाएं, तो बोलिए उत्पादन प्रक्रिया में आप लेबर, कच्चा माल, बिल्डिंग, मशीन यानी साधन कब बढ़ा पाइएगा? जब उसका खर्चा अधिक होगा तब, कि कम होगा तब? कम होगा तब। यानी जब साधन का बढ़ते प्रतिफल लागू होगा तब औसत लागत AC एवरेज कॉस्ट जो होगा ना वो घटती भी होगा। एवरेज कॉस्ट घटती भी होगा तब आप साधन के बढ़ते प्रतिफल कर पाइएगा, साधन बढ़ा पाइएगा। यानी जब साधन का बढ़ते प्रतिफल होगा तो औसत लागत एवरेज कॉस्ट घटता हुआ होगा। आगे पढ़िए। इसके बाद जब साधन के स्थिर प्रतिफल की दशा लागू होती है तब औसत लागत घटकर अपनी न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर स्थिर हो जाती है। देखिए, साधन का स्थिर प्रतिफल मतलब आप साधन पहले जितना यूज कर रहे थे अभी उतनी यूज कर रहे हैं, इसका मतलब पहले जो लागत था अभी वही लागत है, तब ना साधन स्थिर है। तो साधन के स्थिर प्रतिफल में क्या होगा? औसत लागत घट करके अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर स्थिर हो जाएगा। आगे बढ़िए। इसके बाद अंत में जब साधन के घटते प्रतिफल की दशा लागू होती है तब औसत लागत बढ़ने लगती है। बोलिए, साधन के घटते प्रतिफल मतलब? साधन के घटते प्रतिफल मतलब होता है साधन को घटा दिए। तो साधन उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक क्यों घटाता है? जब खर्चा बढ़ जाएगा, जब औसत लागत बढ़ने लगेगा, औसत लागत एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगेगा, तब साधन का घटते प्रतिफल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार पहले ऐसी घटती है फिर स्थिर होकर बढ़ने लगती है, जिसके कारण औसत लागत एवरेज कॉस्ट अंग्रेजी के यू आकार की तरह हो जाती है। ठीक है, देखिए फिगर समझिए, यही फिगर है। ठीक है, पहले क्या होगा? साधन के बढ़ते प्रतिफल, साधन बढ़ा पा रहे हैं कब? जब एवरेज कॉस्ट घटता हुआ रहेगा तब। इसके बाद है साधन के स्थिर प्रतिफल, यानी साधन स्थिर है कब? जब कॉस्ट भी स्थिर है, लागत भी स्थिर रहेगा तब। इसके बाद होगा साधन के घटते प्रतिफल, साधन घटा दिए क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगा। तो AC पहले घटती है फिर स्थिर होती है फिर बढ़ती है, इसीलिए यह यू आकार की हो जाती है। ठीक है, आगे पढ़िए। अगला सवाल है सवाल नंबर 14, पढ़िए 14 पढ़िए। कुल आगम, सीमांत आगम एवं औसत आगम को परिभाषित कीजिए। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एवं एवरेज रेवेन्यू को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। नाम से आंसर होगा। कुल आगम माने कुल आय। एक उत्पादक अपना उत्पादित कुल वस्तु को बेच के जो आय प्राप्त करता है उसको बोलते हैं कुल आगम। पढ़िए, किसी उत्पादक या फर्म द्वारा अपनी उत्पादित सभी वस्तुओं को बेचने से मुद्रा के रूप में प्राप्त कुल राशि को कुल आगम कहते हैं। अर्थात टोटल रेवेन्यू TR क्या होगा? P/Q। यानी एक वस्तु को कितना प्राइस में बेचें और कितना क्वांटिटी बेचें, गुना कर दीजिए, प्राइस इंटू क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू कुल आगम निकल जाएगा, कुल आय प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। सीमांत आगम मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, MR। सीमांत माने होता है एक अतिरिक्त और आगम माने आय। यानी किसी उत्पादक द्वारा किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में जो परिवर्तन या वृद्धि होता है उसे उस इकाई का सीमांत आगम कहा जाता है। गणित रूप में फॉर्मूला हो जाएगा MRN बराबर TRN माइनस TRN माइनस 1। इसका मतलब हुआ कि हम कोई वस्तु का 4 इकाई बेचे और प्राप्त किए 20 रुपया। इसके बाद एक एक्स्ट्रा इकाई बेचे, यानी बेचे 5 इकाई और प्राप्त किए 24 रुपया। तो एक एक्स्ट्रा बेच के एक्स्ट्रा कितना प्राप्त किए? 4 रुपया। 4 इकाई से 20 और 5 इकाई से 24, तो एक एक्स्ट्रा बेच के एक्स्ट्रा प्राप्त किए 4 रुपया। इट हो गया सीमांत आगम। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे है औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू, AR।
एवरेज रेवेन्यू यानी AR औसत आगम। बोलिए औसत शब्द का मतलब क्या होता है? प्रति इकाई। औसत मतलब होता है प्रति इकाई, यानी किसी वस्तु की उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त आय को औसत आगम कहते हैं। इसका मतलब हम 5 इकाई बेच के प्राप्त कर रहे हैं 50 रुपया, तो एक से कितना आया? प्रति इकाई कितना आया? 50/5 यानी 10 रुपया। अर्थात कुल आगम TR को बेची गई वस्तु की मात्रा क्वांटिटी से भाग देने पर औसत आगम प्राप्त होता है। गणित रूप में फॉर्मूला हो जाएगा AR बराबर TR/Q। ठीक है, AR इक्वल टू हो जाएगा TR/Q। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू टोटल रेवेन्यू बटा क्वांटिटी, बेची गई मात्रा। आगे चलिए, अगला सवाल है 15। पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार बाजार में क्या अंतर है? देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता जहाँ पर पूरा पूरी कॉम्पिटिशन होगा, तो बोलिए पूरा पूरी कॉम्पिटिशन कहाँ होगा? जहाँ पर विक्रेता बहुत ज़्यादा होगा और सब विक्रेता एक समान समरूप वस्तु बेचेगा, वहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता होगा। आगे है एकाधिकार मतलब मोनोपोली। ठीक है, तो एकाधिकार मतलब एक का अधिकार, जहाँ पर किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होगा, उसको बोलेंगे मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार, जहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होता, एक ही वस्तु होता है। ठीक है, आगे पढ़िएगा। पहले बांटना है पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार। पहला अंतर है, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में पूरा पूरी कंपटीशन, एकाधिकार में अकेला विक्रेता। पढ़िएगा, इसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं दोनों की संख्या अधिक होती है। क्या बोला? इसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं दोनों की संख्या बहुत अधिक होती है, तब ना पूर्ण प्रतियोगिता होगा, भारी मात्रा में कंपटीशन होगा। आगे देखिए एकाधिकार, इसमें केवल एकमात्र विक्रेता होता है और अधिक क्रेता होते हैं। विक्रेता एक होगा, क्रेता अनेक होगा। आगे है, इसमें कीमत का निर्धारण उद्योग करता है और सभी फर्म कीमत स्वीकारक होती है। देखिए, सभी विक्रेता यानी बहुत सारा फर्म होगा पूर्ण प्रतियोगिता में, और सब कोई समरूप वस्तु बेचेगा, तो आपस में कंपटीशन करेगा। इस कंपटीशन को देखते हुए इसमें कीमत को तय करेगा उद्योग, और सभी फर्म कीमत को स्वीकार करेगा। ठीक है, कीमत को स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन एकाधिकार में क्या है? उद्योग में एक ही फर्म है, कोई कंपटीशन नहीं है, तो इसमें कीमत का निर्धारण एकाधिकारी व्यक्ति स्वयं करेगा। ठीक है, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारा फर्म है, बहुत सारा विक्रेता है, तो पूरा कंपटीशन है। इसको देखते हुए कीमत तय उद्योग करेगा और सभी फर्म कीमत को स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, लेकिन एकाधिकार में क्या? मोनोपोली, अकेला विक्रेता है, तो जो अकेला फर्म है ना, अकेला विक्रेता अकेला फर्म, वो कीमत स्वयं तय करेगा। अगला बात है, इसमें फर्मों का उद्योग में प्रवेश एवं निष्कासन स्वतंत्र होगा। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में क्या है? बहुत सारा फर्म है, तो कोई एक फर्म आ जाए या निकल जाए, क्या फर्क पड़ता है? यानी फर्म का उद्योग में आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। फर्म का उद्योग में प्रवेश एवं निष्कासन स्वतंत्र है, आ सकता है जा सकता है। लेकिन एकाधिकार में क्या होगा? इसमें नई फर्म का उद्योग में प्रवेश पर प्रतिबंध है, कोई नया फर्म उद्योग में एंट्री नहीं मार सकता है। देखिए एकाधिकार में उद्योग में एक ही फर्म होना चाहिए, जबकि दूसरा फर्म आ जाएगा तो जाएगा द्विअधिकार, एक और आ गया हो जाएगा त्रिअधिकार, तब कैसे बोलेंगे एकाधिकार? एकाधिकार मैंने एक का अधिकार, कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। अब पूर्ण प्रतियोगिता मतलब पहले से प्रतियोगिता है, भारी मात्रा में प्रतियोगिता है, तो कोई आ जाए चल जाए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एकाधिकार में कोई नया फर्म का प्रवेश नहीं होगा, प्रतिबंध रहेगा। आगे है, इसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान रहता है, पूरा पूरी कंपटीशन चलेगा, तो यहाँ पर कस्टमर ठगाएगा नहीं। कस्टमर को बाजार के बारे में पूरा ज्ञान रहेगा कि वस्तु का सही दाम क्या है, क्योंकि बहुत सारा विक्रेता है, एक समान वस्तु है, एक समान दाम पाया जाएगा, कोई ठगाएगा नहीं, सबको पूरा ज्ञान रहेगा। लेकिन एकाधिकार में क्या होगा? अकेला विक्रेता है, तो वो कोई भी दाम पर वस्तु बेच सकता है, वो कोई भी दाम ले सकता है, यानी यहाँ पर कस्टमर ठगा जाएगा। इसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान नहीं रहता है। ठीक है, आगे पढ़िए। इसमें भारी मात्रा में प्रतियोगिता होती है, इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। आगे पढ़िए। इसमें एक समान कीमत पाया जाता है, इसमें कीमत विभेदीकरण की संभावना होती है। अब एकाधिकार है तो वह अपना अलग अलग टाइम पर अलग अलग दाम तय करेगा, सिचुएशन के आधार पर, मार्केट को देख के देखेगा, भीड़ ज़्यादा हो गया दाम बढ़ा देखेगा, देखेगा भीड़ ज़्यादा हो गया दाम बढ़ा देगा, देखेगा भीड़ कम है दाम कम कर देगा। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में क्या है? एक विक्रेता नहीं ना जो मनमानी करेगा, बहुत सारा विक्रेता है, आपस में कंपटीशन है, इसलिए एक समान दाम पाया जाएगा एक समान वस्तु का। आगे है, इसमें मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होती है, जहाँ AR बराबर MR होता है। देखिए इसमें एक समान कीमत पाया जाएगा ना, तो मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होगा, जहाँ पर AR बराबर MR होगा। और इसमें कीमत अलग अलग होगा, तो मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होगा, जहाँ पर AR ज़्यादा होगा MR से, यानी AR ग्रेटर देन MR होगा, AR ग्रेटर देन MR। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। इसमें मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होगा, यानी कीमत में चेंज होबे नहीं करेगा, तो मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होगा, ED बराबर इन्फिनिटी। इसमें मांग वक्र इकाई लोचदार होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल 16 नंबर है,
क्वेश्चन नंबर 16 बाजार कीमत एवं सामान्य कीमत में क्या अंतर है। देखिए, बाजार कीमत मतलब जो मार्केट में कीमत चल रहा है, जो वर्तमान कीमत है, और सामान्य कीमत जनरली जो कीमत रहता है कोई वस्तु का, जनरली मैंने सामान्यतः अधिकतर केस में जो कीमत रहता है उसको बोलेंगे सामान्य कीमत। और बाजार कीमत मतलब बाजार में आज जो कीमत है, आज जो वर्तमान कीमत है, आज जो बाजार में प्रचलित कीमत है उसको बोलेंगे बाजार कीमत। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि बाजार कीमत यह एक अति अल्पकालीन मूल्य है। बाजार मूल्य मतलब डेली जो बाजार में दाम तय होता है, डेली बाजार में फल का, सब्जी का, मछली का, हर कोई सामान का डेली दाम चेंज होता है, उसको बोलेंगे अति अल्पकालीन मूल्य, बाजार कीमत को। लेकिन सामान्य कीमत क्या है, हम लोग कोलगेट का दाम या साबुन का दाम पहले से पता रहता है, पूछते नहीं है, दाम पता है 10 रुपया। लेकिन सब्जी का दाम, फल का दाम, मछली का दाम रोज पूछते हैं, क्योंकि या दाम घट गया होगा या दाम बढ़ गया होगा। इन बाजार मूल्य जो होता है ना, वो आज के लिए है, वो एक प्रचलित मूल्य है, वो वर्तमान मूल्य है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। लेकिन सामान्य मूल्य जो है ना, वो तुरंत तुरंत चेंज नहीं होगा। सामान्य मूल्य, सामान्य कीमत एक दीर्घकालीन मूल्य होता है, लॉन्ग पीरियड प्राइस होता है। और बाजार कीमत एक अति अल्पकालीन, शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड प्राइस होता है। आगे पढ़िए। यह मांग एवं पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होती है। वह अस्थायी रहेगा, मतलब जिस तरह से मांग पूर्ति चेंज, उस तरह से ये चेंज हो जाएगा। वो अस्थायी मतलब स्थिर नहीं है, अस्थायी नहीं है। इधर है, यह मांग एवं पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होती है, मतलब मांग पूर्ति स्थिर है, अस्थायी है, तो ये भी संतुलन में, ये भी स्थिर है, ये दीर्घकाल तक चलेगा, अल्पकाल में चेंज नहीं होगा। आगे है, यह एक अत्यंत परिवर्तनशील मूल्य होता है, रोज रोज चेंज होगा, तुरंत तुरंत चेंज होगा, इसलिए बोल रहे हैं उसको अत्यंत परिवर्तनशील मूल्य। यह स्थिर मूल्य होता है, मतलब यह लंबे समय तक फिक्स रहेगा, तुरंत चेंज नहीं होगा। आगे है, इसे प्रचलित मूल्य या वास्तविक मूल्य भी कहते हैं, यानी जो आज मार्केट में प्रचलित है, जो आज चल रहा है, जो वर्तमान में है, उसी को बोलेंगे बाजार कीमत। इसे संतुलन मूल्य भी कहा जाता है, मतलब ये संतुलन में है, ये फिक्स है, स्थिर है, अस्थायी है, दीर्घकाल तक है। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो आप लोग कैसा लगा, कैसा समझा रहे हैं, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। ये जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है और वीडियो बनाया गया है। ठीक है, चलिए।